हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 9 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं फ्रॉम योर प्रिलिम पर्सपेक्टिव, वो हम यहाँ पे उसको डिटेल में प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के संग डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट में बताया है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो हमारे राइट्स का उल्लंघन करना होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से जंग, ये हमारा राइट टू लाइफ और इक्वालिटी का हिस्सा है। मतलब आर्टिकल 21 एंड 14 के अंडर आता है। जैसे मान लो अगर पोल्यूशन की वजह से तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये डायरेक्टली तुम्हारे जीने का हक जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कुछ एरियाज़ में ओवरहेड ट्रांसमिशन यानी कि ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, वायर्स बनाने पे रोक लगा दी थी। अब ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि वहाँ GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स का कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट था। ये दिखाता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कोई कम्युनिटी क्लाइमेट चेंज एडजस्ट या कोप अप नहीं कर पा रही तो ये आर्टिकल 14 और 21 के अंडर आने वाले राइट्स को वायलेट कर रहा है। जैसे अगर किसी विलेज में सूखा या बाढ़ की वजह से फूड और वाटर क्राइसिस आता है तो एक गरीब कम्युनिटी पे ज़्यादा असर डालता है। मतलब अमीर लोग तो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर ही लेंगे क्योंकि पैसा है तो पानी खरीद लेंगे, है ना, पर गरीबों के लिए ये लाइफ और डेथ का क्वेश्चन बन जाता है। और एक और बात यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी कई बार कहा है कि क्लीन एनवायरनमेंट हमारे राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। जैसे MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेचर को डिस्टर्ब करना यानी कि एयर, वाटर और सॉइल को डर्टी करना या गंदा करना ये डायरेक्टली हमारे जीने का हक को इफ़ेक्ट करता है। और वीरेंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही वर्डिक्ट में इम्पॉर्टेंस बताई है क्लीन एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू क्लीन एनवायरनमेंट। आर्टिकल 48A और 51A G कहता है कि स्टेट और हर इंडियन सिटीजन का ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। मतलब हम सबको चाहिए कि अपने आसपास के जंगल्स, नदियाँ और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखें। तो अगर हम समराइज करें इस आर्टिकल को तो नटशेल में ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्लीन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से बचाव ये हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स का पार्ट है और अगर इसमें कोई भी कमी रहती है तो वो डायरेक्टली हमारे राइट्स को इफ़ेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि हम सबको, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो हम सिटीजन्स हों, सबको मिल के एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सदर्न ओशन रीजन से संबंधित। आर्टिकल को हम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लीन एयर हम किसे कहते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज या फिर पोल्यूटेड एयर की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम क्लीन एयर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखो, क्लीन एयर मतलब है एटमॉस्फेयर में बहुत कम एरोजोल्स का होना। एरोजोल्स बेसिकली हवा में घूमते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब हम सदर्न रीजन
या फिर सदर्न ओशन रीजन में एरोजोल्स का लेवल क्यों होता है, कम क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी काफ़ी कम है। क्यों कम है? वहाँ पे लोग जो हैं वो कम है, तो पॉल्यूशन और जो आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज़ काफ़ी कम होता है। जैसे सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई फैक्ट्री ही ना हो, तो वहाँ पे हवा कैसी होगी? बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ के विंटर सीजन में फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि एयरबॉर्न सल्फेट पार्टिकल्स बनाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। इसका मतलब ये है कि विंटर में वहाँ पे सल्फेट पार्टिकल्स भी कम होते हैं। मानो अगर तुम विंटर में वहाँ जाओगे तो फील करोगे कि हवा और भी ज़्यादा फ्रेश है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्लाउड्स और रेन का क्या रोल है वहाँ पे हवा साफ़ करने में। सदर्न ओशन में कुछ स्पेशल टाइप के क्लाउड्स होते हैं जिन्हें हनीकॉम्ब, यहाँ देखो, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्ड क्लाउड्स कहा जाता है। ये क्लाउड्स दो टाइप के होते हैं। कैसे? क्लोज्ड और ओपन। देखो, ओपन हनीकॉम्ब क्लाउड से सनलाइट जो है वो पास होती है और ये इंटेंस स्पोरेडिक रेनफॉल यानी कि बहुत एकदम से ज़्यादा रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं। इस रेनफॉल से जो एरोजोल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, यानी हवा साफ़ हो जाती है। ये जो क्लाउड्स हैं ज़्यादातर विंटर में होते हैं और ऐसा मान सकते हैं जैसे कोई नेचुरल शावर हवा को क्लीन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड हनीकॉम्ब क्लाउड्स की। क्लोज्ड हनीकॉम्ब क्लाउड्स सनलाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, जिससे कम बारिश होती है और एरोजोल साफ होने में इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते। सदर्न ओशन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। जैसे ये दुनिया का जियोलॉजिकली सबसे यंग ओशन है, मतलब सबसे नया। यहाँ का मौसम काफ़ी इंटेंस होता है। तेज़ हवाएं, ज़ोरदार तूफ़ान, ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस और ठंड। ये ओशन एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट की वजह से क्लॉकवाइज, यहाँ देखो, ये क्लॉकवाइज घूमता है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ हर सीज़न अपने आप में एक नया एडवेंचर है। तो जब हम समराइज़ करेंगे इस आर्टिकल को, तो ये क्या था कि सदर्न ओशन इतना क्लीन क्यों है? कम ह्यूमन एक्टिविटीज़, विंटर में कम फाइटोप्लैंक्टन्स और वो स्पेशल हनीकॉम्ब क्लाउड्स की वजह से। और हाँ, ये ओशन अपनी एक्सट्रीमिटीज़ के लिए भी फेमस है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फानेगिरी से संबंधित। फानेगिरी क्या है? ये एक बुद्धिस्ट साइट है। तेलंगाना के सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में फानेगिरी बुद्धिस्ट साइट पे आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट ने कुछ ओल्ड कॉइन्स को डिस्कवर किया है। ये स्पॉट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कॉइन्स इक्ष्वाकु पीरियड से हैं, मतलब 3rd और 4th सेंचुरी सीए के बीच में। कॉइन्स के एक साइड पे एलिफेंट का सिंबल है और दूसरी साइड पे उज्जैन का सिंबल। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली फानेगिरी जो है उसका मतलब क्या होता है। फानेगिरी नागारा मंडल सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में है, बिकेरू रेव्युलेट के पास। इसका नाम संस्कृत वर्ड फानी, फानी यानी कि स्नेक, और गिरी यानी कि टॉप, हिल टॉप से आया है। तो फानेगिरी का क्या मतलब हो गया? स्नेक हिल। अब हम बात करते हैं तोरनास के बारे में कि तोरनास क्या होते हैं। एक मिनट, ये डेकोरेटिव गेटवे होते हैं जो बुद्धिस्ट स्टूपास या टेम्पल के एंट्रेंस पे होते हैं, बेसिकली एक वेलकम साइन की तरह। पहले भी यहाँ काफ़ी कुछ मिला है, अमेगा स्तूपा, चैत्य गृहास, वोटिव स्तूपास और भी बहुत कुछ।
मतलब ये साइट कल्चरली बहुत रिच है। यहाँ पे जो तोरनाज मिले हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ महायाना और हीनयाना, यहाँ देखो महायाना और हीनयाना दो बुद्धिस्ट स्कूल साथ में को एग्जिस्ट करते थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से काफ़ी प्यार करती है। अब भी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं इस रीजन में, जैसे वार्धमानुकोटा और गजुला बंदा वगैरह सब कल्चरल ट्रेजर के पीसेस हैं। इक्ष्वाकु पीरियड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी का टाइम था ये अराउंड 225 टू 340 सी के बीच में था। ये आंध्र रीजन में कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टा पे रूल करते थे। उनका कैपिटल धरानीकोटा आजकल का अमरावती में था। यहाँ देख लो आप, पर्पल में जो है ये है। आप इमेजिन कर सकते हो काफ़ी हैपनिंग एरिया रहा होगा अपने टाइम का। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू आपके बुद्धिज़्म से। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पोलर वोर्टेक्स से संबंधित। साइंटिस्ट ने कुछ अजीब सी डिस्कवरी की है। क्या है? अर्थ के पोलर वोर्टेक्स ने अपना डायरेक्शन मिस्टीरियसली रिवर्स कर लिया है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पोलर वोर्टेक्स होता क्या है। ये स्ट्रैटोस्फीयर में होता है जो कि प्लैनेट के सरफेस से रफली 6 to 20 किलोमीटर्स ऊपर से शुरू होता है और तकरीबन 50 किलोमीटर्स तक जाता है। ये बेसिकली एक बड़ा लो प्रेशर और कोल्ड एयर का एरिया होता है जो अर्थ के दोनों पोल्स के आसपास रहता है। गर्मियों में थोड़ा वीक हो जाता है और सर्दियों में स्ट्रॉन्ग रहता है। अब यहाँ देखो, वोर्टेक्स का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज हवा का फ्लो। देखो ऐसे, ठीक है, जो कोल्ड एयर को पोल्स के पास रखता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर के टाइम ये पोलर वोर्टेक्स एक्सपैंड हो जाता है, यहाँ देखो, ठीक है, और कोल्ड एयर को जेट स्ट्रीम के साथ साउथ की तरफ भेजता है। ये पोलर वोर्टेक्स अर्थ की सरफेस पे नहीं होता, यानी कि ये एटमॉस्फेयर पे काम कर रहा है। वेदर फोरकास्टर्स जो हैं पोलर वोर्टेक्स को देखते हैं, लेकिन वो इसका एनालिसिस एटमॉस्फेयर में कई 1000 फीट ऊपर करके निकलते हैं। आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स बेसिकली नॉर्थ पोल के ऊपर विंटर में बनता है। एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स का बंद होता है, या फिर ये जो वेस्टर्ली आपकी विंड्स होती है ना, इनका एक बैंड टाइप का होता है, ठीक है, जो स्ट्रैटोस्फीयर में 10 से 30 माइल की हाइट पे फॉर्म होता है। ये विंड्स एक बहुत ही ठंडी एयर का पूल इनक्लोज करते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में इससे भी स्ट्रॉन्गर पोलर वोर्टेक्स होता है विंटर में। जितने स्ट्रॉन्ग ये विंड्स होते हैं ना, उतना ही ये एयर अंदर से आइसोलेटेड रहता है, गर्म लैटिट्यूड से, और भी ठंडा हो जाता है। अब जो रिवर्सल हुआ है, किस चीज़ का रिवर्सल हुआ है, यहाँ देखो, ये जो रिवर्सल हुआ है आपके आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स का, बेसिकली समर मंथ्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब वोर्टेक्स के सर्कुलेटिंग विंड्स स्लो डाउन हो जाते हैं और ईस्ट की तरफ स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। विंटर मंथ्स में अगर ये वेस्टर्ली से ईस्टर्ली में रिवर्स हो जाते तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ जाता है। आप सब ने रॉसबी वेव्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये एटमॉस्फेरिक वेव्स होती हैं, ये पोलर वोर्टेक्स को पुश करके वीकन करती हैं और कुछ कोल्ड एयर को बाहर निकाल देते हैं। इसको सडन स्ट्रैटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट भी कहते हैं, और अभी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया, इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, और जो भी इम्पैक्ट है वो देखने को और मिलेगा जब साइंटिस्ट धीरे धीरे और रिसर्च करेंगे। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू पोलर वोर्टेक्स। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा परिवर्तन चिंतन से संबंधित।
न्यू दिल्ली में एक नया आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि परिवर्तन चिंतन अभी कंडक्ट हुआ है। ठीक है, परिवर्तन चिंतन पहली बार हो रहा है जिसमें सारी यानी कि ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस के हेड आए। इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान चेयरमैन थे, यानी कि इन्होंने हेड किया था। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस देश के डिफेंस फोर्सेस में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस कर रहा था। मेन ऑब्जेक्टिव और पार्टिसिपेंट्स की बात कर ले। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन करेगा तीनों सर्विसेज के लिए। पार्टिसिपेंट्स देख लो। कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर्स और तीनों सर्विसेज से पार्टिसिपेंट्स थे। अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर आए थे, अपने यूनिक इंसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर किए थे उन्होंने, और एक सॉलिड और यूनिफाइड डिफेंस फ्रेमवर्क के गोल को अचीव करने के लिए रिकमेंडेशंस प्रपोज किए थे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की। ये 2001 में इंडिया सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बनाया था। इसके हेड होते हैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रैंक के ऑफिसर होते हैं। बेसिकली वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होते हैं। आईडीएस में मिलिट्री के तीनों ब्रांचेस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डीआरडीओ, डिफेंस डिपार्टमेंट और डिफेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं। इनका मिशन आर्म्ड फोर्सेस के बीच पॉलिसीज़, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रमोट करना थ्रू बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू परिवर्तन चिंतन। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप सबको पसंद आया हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।